तो ये मेरा वादा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो आप संस्कृत सच में आप बोल पाओगे। ओरल बोलने की प्रैक्टिस आपके ऊपर है। जितना आप बोलोगे, अभ्यास करोगे, बोलने से ही झिझक खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और लाइक भी कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ। हम सीख रहे हैं संस्कृत बोलना। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आप संस्कृत में भी बात करना सीखेंगे। अगर आप ध्यान से छोटी छोटी बातों पर गौर करना सीखोगे तो आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल हिंदी की जैसे आप संस्कृत बोलने लग जाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है कि क्रिया यानी कि वर्ब के रूप कैसे चलते हैं, वर्ब को कौन से वचन में क्या रूप लगाना है। बस एक बार अगर आप समझ लो वचन का सिस्टम और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सिस्टम समझ लो तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं एक एक करके एक एक चीज पर फोकस करवाकर आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो धातु मैंने कल लिखी थी, ये धातुएं बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे नम धातु है तो नम में ती लगा दिया तो नमती बन गया। इसमें नम में सिर्फ ये हलंत, ये जो हल होता है इसको हटा देते हैं और वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे नम में हमने ती लगा दिया तो नमती लगा देंगे तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन बन जाएगा, नमती। अब इसको नमती का मीनिंग होता है नमस्कार करना, है ना। तो नमस्कार करना अगर होता है तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, ये देखो। नमति से पहले अगर हमने सह, ये वाला सह लगा दिया तो सह नमति यानी कि कोई पुल्लिंग है जो सह नमति यानी वह नमस्कार करता है, ये आ गया। अगर हम कहें रामः नमति तो राम नमस्कार करता है, राम भी पुल्लिंग है तो रामः नमति, राम नमस्कार करता है। और अगर हम कहें सा यानी स्त्रीलिंग के रूप ऐसे चलते हैं ना, सा ते ता, पुल्लिंग के सह तौ ते और स्त्रीलिंग के सा ते ता। तो अगर हम कहें सा यानी कि वह लड़की तो सा नमति शब्द में कोई चेंज नहीं आएगा, वो नमति वैसे ही लगेगा। सा नमति, इसका मीनिंग जब हम अर्थ बोलेंगे हिंदी में तो हम बोलेंगे वह नमस्कार करती है। सिर्फ सा की वजह से हमने देखा कि ये स्त्रीलिंग है, तो सा नमति यानी वह नमस्कार करती है। अगर हम कहें सीता नमति तब भी, तो क्यों, सीता से नाम से पता चल रहा कि वो स्त्रीलिंग है, तो सीता नमति, सीता नमस्कार करती है। सिर्फ इतना सा ही फर्क करना है। ये शब्द हमें पता होने चाहिए कि ये सह जो है, ये सा और ये सा में क्या अंतर है। जिसमें विसर्ग लगा होता है वो पुल्लिंग का होता है, जिसमें कोई विसर्ग नहीं होता लेकिन आ की मात्रा होती है। ये भी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, टिप्स है ये, कि जितने भी शब्द एक वचन में होते हैं, रूप में जो शब्द रूप होते हैं, उसमें अगर सिर्फ आ की मात्रा लगी हुई है और कोई विसर्ग नहीं है तो वो स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे सीता, पुस्तिका। प्रथम विभक्ति के एक वचन में जो मूल शब्द होता है उसमें विसर्ग लगा होता है और यही पहचान होती है कि वो पुल्लिंग है, शब्द रूप है। जैसे राम है, राम मूल शब्द है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो वो रामः यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अब जैसे जितने भी नाम ले, देवः ले लो या रमेशा ले लो, जितने भी नाम है उसमें ये विसर्ग लगा होता है। और एक चीज और छोटी सी बता दूं कि संस्कृत सीखने में सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार जो अंत में लगा होता है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो की होता है। जैसे रामम हमने बोलना है तो रा पर, माँ पर ये अनुस्वार लगा तो ये अंत में लगा है तो इसको हम बोलेंगे रामम। लास्ट में म की साउंड आती है इसकी, अनुस्वार की। और अगर विसर्ग लगा है तो विसर्ग की साउंड ह की आती है। बस दो ही चीजें मेन रखनी, बोलने में, उच्चारण करने में थोड़ी सी अलग से ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज सारे शब्द हिंदी जैसे ही है, हिंदी वाले ही शब्द हैं, बोलना भी उसको उसी जैसे है।
सिर्फ इसमें जो थोड़े बड़े बड़े शब्द होते हैं वो उसमें संधि करके लिखा होता है, और संधि करके जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कठिन लगता है। वही संधि अगर विच्छेद करके पढ़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो जल्दी से उच्चारण में आ जाता है। इसलिए मैं आपको वो पढ़ना भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान दो कि जैसे सह नमति वह नमस्कार करता है, और सा लिख दिया तो सा नमति तो वह नमस्कार करती है। रामः नमति राम नमस्कार करता है, और सीता नमति तो सीता नमस्कार करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जितने भी ये रूप लिखे सभी में अगर ती लगता रहा, खादती खाता है या खाती है, पतती गिरता है या गिरती है, हसती रक्षती पचती वदती, इस तरह से आप इसमें ती लगाते जाएंगे तो वो प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नम ती की जगह हम तह लगा दें, ती की जगह अगर हमने तह लगा दिया तो बन गया ये द्विवचन का नमतः। इस तरह से न म और तह, अगर हमने तह लगा दिया तो वो द्विवचन का, प्रथम पुरुष का द्विवचन बन गया। इसका मतलब है दो जने। तो दो जनों का हम कैसे लिखेंगे? सहा अगर है तो तौ लगा दिया, यानी कि वे दो नमस्कार करते हैं। वे दो, बच्चे भी हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर वहां साथ में लिखा हुआ है तौ पुरुषौ, दो पुरुष नमस्कार करते हैं, तो दो पुरुष नमस्कार करते हैं। अदरवाइज तौ से ही क्लियर हो गया कि दो व्यक्ति हैं जो पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक है। और ये अगर हम कहें ते, अगर यहाँ ते लगा हो, ते नमतः, जो ते है ये ते यहाँ पर भी है, यानी पुल्लिंग के बहुवचन में भी है, लेकिन स्त्रीलिंग के द्विवचन में है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करनी है कि ये अगर ते लगा है और लेकिन यहाँ पे तह लगा है, तो इसका मतलब तह तो द्विवचन का है, तह के साथ में ते लगा है तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग द्विवचन है। और अगर यहाँ पर नमंती लगा होता नाम के साथ में, क्योंकि पाठ पठती पठता पठंती होता है ना, बहुवचन में अगर अंती लगा हुआ है ये और तब साथ में ते लगा हुआ है, तब हम कहेंगे वे सब, क्योंकि ते बहुवचन का है और अंती भी बहुवचन में होता है। बस ये छोटी छोटी सी पहचान होती है जो हम अभ्यास से सही कर सकते हैं, अभ्यास से अपने आप में को परिपक्व कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बारीकियां होती है। और इसका तरीका पता क्या होता है कि एक बार में, पहली बार जब हम कोई सीखते हैं तो हमें बहुत ही कठिन लगती चीज़, फिर उसी चीज़ को थोड़ी देर के बाद जब अच्छे से मनन कर लो अपने अंदर, आपको लगे कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो दोबारा से हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, बुक देखते हैं, दोबारा से पलट कर देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है, जब आप दोबारा इसी वीडियो को एक बार फिर से पलट कर देखोगे ना, आपको अच्छा याद आ गया। तो बस वही तरीका होता है अच्छे से मनन करने का, कि उसको रिवाइज कर लो। एक बार आपने समझ लिया, अब उसको दोबारा से समझकर अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर आप समझोगे तो आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हाथ में कॉपी पेन ले लो और फटाफट इसके जो भी ये लिखिए ना, इनके पहले तो इनकी ये विभक्ति बना लो, शब्द रूप बना लो। कैसे बनाओगे? जैसे मैंने लिख दिया ती तह अंति, अंति लास्ट में हमने अंति लगा दिया तो वो बहुवचन बन गया। इस तरह से सभी में लगाओ। जब आप ये लगाओगे तब ये हलंत हटा कर लगाओगे, ये हलंत अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे खाद है तो खादती बन जाएगा, खादती। और यहाँ पे खाद तह, इस तरह से समझ में आ रहा है ना बेटा। और यहाँ पे खादंती बन जाएगा, इस तरह से खादंती बन जाएगा। और ये इस तरह से सारे ही धातुओं में आप ये ती तह अंति लगाओ और फिर अपने आप में सोचो कि ती लग गया खादती। खादती का मतलब खाता है, यानी एक वचन की बात हो रही है। खादतः की बात हो रही है, इसका मतलब दो वचन द्विवचन है। और खादंती अंति लगा हुआ है तो समझो बहुवचन। सिर्फ अभी इन्हीं का अभ्यास करो, खादती खादता खादंती। अब इसमें भी सबसे पहले आप सिर्फ ती यानी कि एक वचन की बात करते हैं, एक वचन के हम
वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रामः, अब कोई दूसरा धातु, कल हमने पठ का लिखा था ना, रामः पठति, तो राम पढ़ता है ना। कोई शब्द दूसरा ले लेते हैं, कौन सा शब्द ले, बालक ले लो, बालक, बालकः, खाद ले लेते, खादति, बालकः खादति, यानी बालक खाता है ना। एक और वाक्य ले लेते हैं, क्या, शिशु, शिशु हसति, है ना। तो शिशु हसति, जो मैंने आपको बताया था कि जो मूल शब्द होता है उसमें अगर विसर्ग लगा हुआ है तो वो पुल्लिंग का एक वचन होता है शब्द। जो मूल रूप है जैसा शब्द वैसा ही लगाया और विसर्ग लगा दिया तो ये पुल्लिंग का एक वचन हो गया। तो शिशु हसती हो गया ये, है ना। तो शिशु हंसता है। बस इसी तरह से ये जो शब्द है यहाँ पर सह भी लग सकता है या सा भी लग सकता है, या नाम लिखा है तो राम भी हो सकता है, या सीता या रमा या कमला, कोई भी स्त्रीलिंग नाम भी हो सकता है। तो दोनों में से आपके ऊपर है कि आपने क्या नाम इसके साथ जोड़ना है। लेकिन ये क्रिया वैसी रहेगी अगर ये एक वचन की है, प्रथम पुरुष और एक वचन की है तो इसके साथ यही वाली क्रिया आएगी। अगर द्विवचन की बात करें तब आप उसमें तह लगाओगे, नहीं तो ये आज आप सिर्फ एक वचन का अभ्यास करो और भी जितने भी शब्द हैं आप और लिखो, जितने 20, 25, 30, 35, सिर्फ वाक्य बनाओ, छोटे छोटे वाक्य बनाओ। जैसे मैंने लिखा रामः पठति, बालकः खादति, शिशु हसति। इसी तरह से आप जैसे ये पच लिखा, पच का मतलब पकाना होता है, तो माता, माता पचती यानी माता पकाती है। इसको थोड़ा सा और अगर कहीं माता की जगह हम सा लिख दें तो सा पचती, वह पकाती है ना। तो इस तरह से भी आ सकता है। या आप कोई भी शब्द, बालिका शब्द लगा लो, बालिका, बालिका, क्रीड, क्रीड भी शब्द धातु होती, क्रीड खेलती है, तो क्रीडति, बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है, तो वो एक वचन का ये इस तरह से हो गया, बालिका क्रीडति। ठीक है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे से वाक्य बनाओ जिसमें सिर्फ दो दो शब्दों का ही मेल हो लेकिन वाक्य पूरे बन गए। रामः पठति, माता पचति, सा पचति, बालिका क्रीडति। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी धातु है ना, रक्ष, सैनिक, रक्षति ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सैनिक रक्षा करते हैं, सैनिक। अब शब्द, ये मूल शब्द सैनिक है तो इसमें विसर्ग लगा दिया, सैनिकः रक्षति। अब ये कम से कम 20 या 25 वाक्य बनाओ। आप अपने नोटबुक में शब्द इस तरह से वाक्य लो और फिर उसको ओरली बोलो। अपने घर में जो भी मम्मी पापा भाई बहन है उनको सुनाओ और उनके साथ बात करो। अब जैसे माँ किचन में खाना बना रही है तो माता पचती इस तरह से बोलो। तो आपको, आप जब तक बोलोगे नहीं तो झिझक खत्म नहीं होगी। तो बोलना शुरू करो और देखो, फिर देखो कैसे आप संस्कृत फटाफट फटाफट हिंदी के जैसे बोल सकते हो, इंग्लिश के जैसे बोल सकते हो। तो भाषा की पकड़ जो है वो बोलने से ही जाती है। तो बोलोगे तभी भाषा की पकड़ को समझ पाओगे। और बोलने का अभ्यास, जब हम शब्द को बोलते हैं 5-6 बार तो अपने आप ही एक आदत बन जाती। तो आदत में शामिल कर लो और फिर देखो संस्कृत फटाफट बोलो और संस्कृत के महापंडित बन जाओ। ठीक है। तो आज हम इतना ही देखें क्योंकि मैं बहुत आगे तक नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि पहले एक चीज को समझ लो, अभ्यास कर लो, फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं तह और अंति के ऊपर बात करूंगी। आज आप इसी के वाक्य बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपने और कितने वाक्य बनाए। ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस मैम जरूर लिख देना ताकि मुझे समझ में आ जाए और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये मेरा वादा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो आप संस्कृत सच में आप बोल पाओगे। ओरल बोलने की प्रैक्टिस आपके ऊपर है। जितना आप बोलोगे, अभ्यास करोगे, बोलने से ही झिझक खत्म होती है। ठीक है।
तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और लाइक भी कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ यस मैम लिखो। और तब तक अगले वीडियो तक की हम इंतज़ार करते हैं। बाय बाय।